वेरी वार्म वेलकम टू अदिति पांडे। आई नो आप लोगों को ये क्लास बादल सर पढ़ाते हैं, बट कुछ अर्जेंट वर्क के कारण वो भी अवेलेबल नहीं है। वो कुछ दिनों बाद से फिर से कंटिन्यू करेंगे आप लोगों को पढ़ाना, तो तब तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो चलिए देखते हैं, आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सर ने आपको चैप्टर 4 पढ़ा दिया था, ये चैप्टर 5 है, ठीक है। क्या नाम है? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो ये जानते हैं कि मुद्रण संस्कृति क्या होता है। देखिए, मुद्रण से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप मुद्रण से? मुद्रण या फिर छपी हुई सामग्री, ठीक है। इन चीज़ों के बिना तो दुनिया की कल्पना करना एक मतलब इम्पॉसिबल सा काम नहीं लगता। जैसे अभी हम लोग को नोट्स या कुछ भी चाहिए होते हैं, हम तुरंत फ़ोटोकॉपी की दुकान पे खड़े हुए, हमने तुरंत फ़ोटोकॉपी करा ली। कितनी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं चीज़ें, जिसके कारण ही मतलब एक तरह से छपाई की जो तकनीक है, उसी के कारण बुक्स का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होना संभव हो पाया है। नहीं तो आपने सुना होगा, जो हमारे टीचर्स हैं उनसे आपने सुना होगा कि वो लोग को मुश्किल से बुक मिल पाती थी। उन लोग को बुक्स इतनी आसानी से नहीं मिल पाती थी। अगर मिलती थी तो रहता था कि हाँ 2 दिन में इस बुक को किसी तरीके से पूरा लिख लेना है या पूरा पढ़ लेना है। एक टाइम लिमिट रहता था कि आपको इतना करके दे देना है, अगर कोई आपको स्पेशल ऑथर की बुक चाहिए हो तो। लेकिन अब क्या होता है, हमने उतने टाइम में फ़ोटोकॉपी करवा लिया, नहीं तो फ़ोटो खींच लिया, कुछ भी कर लिया, बट आसानी से चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इन सब के बिना अब हम अपनी लाइफ फिर से इमेजिन नहीं कर सकते। लाइक जिन लोगों को फ्रिज के पानी की आदत है, अब कहा जाए कि वो मटके का पानी पी के दिखाएं, तो वो उनके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ है। अब आपको ही कहा जाए कि फ़ोन के बिना रह के दिखाइए 2 हफ्ते, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हम इमेजिन भी नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि हम करना चाहते, हम करना भी नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी इस तरीके से इमेजिन। तो इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि जो मुद्रण संस्कृति है, उससे पहले की दुनिया भी थी। लाइक उससे पहले भी बुक्स थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में थी। इन्होंने सुविधाओं को काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बढ़ा दिया है। इनसे कई सारी चीज़ें छपती हैं, जैसे अखबार, मशहूर तस्वीरें हो गईं, सरकारी सूचनाएं हो गईं, कैलेंडर, डायरी हो गए, कुछ विज्ञापन हो गए, सिनेमा के पोस्टर हो गए, एक्सेट्रा। जब हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं या पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और सार्वजनिक दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे मान लीजिए इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, 26 जैन को जो भी हुआ, बजट है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिली? फ़ोन से, गूगल से, फेसबुक से, न्यूज़ से, पेपर से। न्यूज़पेपर तो हम सभी पढ़ते हैं, तो द हिंदू से मिली हम लोगों को। तो अगर वो नहीं होता तो उन चीज़ों को हमें पता लगने में थोड़ा सा टाइम लगता, ठीक है। तो यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि छपाई के पहले कैसी दुनिया थी। मतलब हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि शायद इससे पहले भी कोई दुनिया होगी ना। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसी दुनिया थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक ऐसी दुनिया थी जहाँ छपाई का नामो निशान भी नहीं था, और इसीलिए छपाई का एक अपना खुद का भी इतिहास है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि छपाई का अपना क्या इतिहास है, तथा कैसे छपाई शुरू हुई और उससे क्या क्या हमें फ़ायदे हुए इत्यादि। इस अध्याय में हम मुद्रण के इतिहास को देखेंगे कि यह कहाँ से शुरू हुआ। पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण के तकनीकों को जानेंगे, उनके प्रभाव क्या थे हमारे सामाजिक जीवन पर। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आप न्यू लेके आते हैं, जैसे आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ा कि आप चादर वगैरह अपने हाथ से नहीं धोएंगे, आप उसमें ही धोएंगे ना। तो इस तरह से परिवर्तन आया ना, हमारा टाइम बचता है और एनर्जी भी बचती है, जिससे कि मान लीजिए मम्मी पहले थक जाती थी काम करते करते, बट अब वो थोड़ा रेस्ट कर सकती है, उनके पास थोड़ा रेस्टिंग टाइम भी उन्हें मिल जाता है। तो प्रचार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो चित्र एक यहाँ पे बना हुआ है ना, ये प्रिंट के आने से पहले बताया गया है कि पुस्तक का निर्माण किस तरीके से होता था। भारत का एक शाही वर्कशॉप भारत में छपाई आने से काफ़ी पहले ये था। इसमें पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है। यानी लोग बैठ के पूरा अच्छे से राइट डाउन करते थे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हम उसे छपाई नहीं करवा सकते थे, उसकी फ़ोटोज़ नहीं ले सकते थे, तो हम उसे
या तो वैसे का वैसे बैठ के लिखते थे, पूरा छापते थे, और या तो फिर इतने ज़्यादा दिमाग वाले हों तो याद कर लेते थे कुछ लोग, बट आई डोंट थिंक किसी ने किया होगा, बट हाँ कुछ लोग तो होंगे। शुरुआती छपी किताबें। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी, ठीक है। तकरीबन 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती को कागज पर रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी। किस तरीके से छापी जाने लगी? स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़ कर किताबें छापे जाने लगी। चूँकि पतले छिद्रित कागज के दानों तरफ छपाई जो थी वो संभव नहीं थी, इसीलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या कुशन वीसी करने वाले लोग दक्ष होते थे, यानी उस काम में परफेक्ट होते थे, निपुण होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर और सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र ही रहा है। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में देखा जाए तो परीक्षा देने वालों की तादाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। लाइक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उस टाइम पे उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि लोग किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। फिर लोगों ने जाना कि हाँ एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे जब लोग बढ़ने लगे पढ़ने वाले, तो पुस्तक की इच्छा भी, मतलब ज़रूरत भी पुस्तक की बढ़ने लगी। तो जिससे हमने सोचा कि हमें इसका उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए, यानी कि किताबों की जो छपाई की मात्रा है उसकी अनुपात भी बढ़ गई। 17वीं शताब्दी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति से फलने फूलने से जो छपाई का काम था वो काफ़ी ज़्यादा विविधता में आ चुका था। विविधता मतलब होता है अलग अलग तरीक़ों की टेक्निक लोग यूज़ करने लगे थे, उनको ट्राई करने लगे थे, और उसे ट्राई करके अपनी जो छपाई की प्रक्रिया है उससे और इन्हांस करने लगे थे। जैसे मान लीजिए अगर बिया खरीदते हैं, ठीक है, तो जब पहले पहले न्यू दुकान खोलते हैं तो कुछ मतलब सिंपल स्टाइल्स का बनाते हैं, क्योंकि न्यू रहते हैं, वो नए आए रहते हैं उस कार्य में, तो उस कार्य में उतने ज़्यादा निपुण नहीं होते हैं। अगर आपको किसी कार्य में बोरियत से बचना है ना, तो आपको उस कार्य को रेगुलर बेसिस पे एक न्यू टेक्निक से करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन आपने कॉपी बैठ के पढ़ ली, किसी दिन आप खड़े होकर पढ़िए, किसी दिन बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हुए पढ़ लीजिए, किसी दिन कॉपी पे एक्सप्लेन करते हुए पढ़ लीजिए, किसी दिन पढ़ाते हुए पढ़िए, तो किसी दिन किसी से सुन कर पढ़िए। समझ रहे हैं आप? तो अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे ना, तो हमारा माइंड अनोखी चीज़ों को ही लर्न कर पाता है। अगर आपसे रोड में कोई एक अजीब सा नाम बोले, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरा नाम जलेबी है, ठीक है, मैंने मान लीजिए कि मैंने कहा, तो आपको भले ही किसी और का नाम, मान लीजिए किसी ने कहा उसका नाम मोनोटोनियस जुमे आका है, आपको वो नाम उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो यूनिक नहीं है, लेकिन जलेबी याद रह जाएगा कि अरे पता है उस लड़की का नाम जलेबी है। ये कह के आप बहुत हंसेंगे क्योंकि यूनिक लगा ना, नेम में जलेबी वॉज क्वाइट यूनिक चीज़ें हैं, तो हमारा दिमाग भी यूनिक चीज़ों को काफ़ी जल्दी से कैच करता है। तो इसीलिए अलग अलग तरीके से पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा कीजिए। तो आज हमने जान लिया कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कल हम आगे से रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, मैं बादल सर जैसा तो नहीं पढ़ा सकती क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छे हैं, निपुण हैं। सो अगर पढ़ाई में कुछ गलती लगी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट हाँ जल्दी ही आपके बादल सर वापस आएंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तब तक आप लोग मुझे थोड़ा सा झेल लीजिए, ओके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने पहली बार वीडियो देखी है तो भी, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड हैव अ गुड डे।